सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये शायरी जो मैं आज बोल रहा हूँ, इसकी वजह है एक ऐसा देश जो हमारे आजू बाजू है, जो हमारा पड़ोसी है। वैसे तो हमारे पड़ोस में बहुत सारे देश है जो हमारे दुश्मन है। हजारों दुश्मन चलेंगे लेकिन एक गद्दार दोस्त नहीं चलेगा। बात है जियोपॉलिटिक्स में। इंडिया के आसपास जो 3 देश है जो हमारे साथ हॉस्टाइल है, वो है पाकिस्तान, चाइना और अब लेटेस्ट जो ऐड हुआ है बांग्लादेश। तो ये कहानी है बांग्लादेश की। तो हम इसको समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं बांग्लादेश के बारे में। कहते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और बांग्लादेश वो नालायक बेटा है जो इतिहास में आज तक ये रिपीट होता गया है कि किसी बेटे ने अपने बाप की गर्दन काट दी, किसी बेटे ने अपने बाप को जेल में डाल दिया। यही हरकत बांग्लादेश इंडिया के साथ करना चाहता है, पर ये भूल रहा है कि अब जो भारत है वो पुराने टाइम का नहीं है, और ये जो जियोपॉलिटिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल की नहीं है। इससे बहुत सारे किरदार ऐड होते हैं, बहुत सारी राजनीति ऐड होती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स ऐड होते हैं जहां पर शॉर्ट टर्म में तो शायद गेन बांग्लादेश को दिखता होगा, पर आने वाले टाइम में उनको एक ऐसा सबक सिखाएगा हिंदुस्तान कि उनकी 7 पुश्तैनी याद करेगा। तो शुरू करता हूं आज का ये वीडियो जो इंडिया और बांग्लादेश के टेंशन को लेकर है। हेलो एवरीवन, मैं हीरो त्रिवेदी। आज एक वीडियो जो आपको FIR में लेके आ रहा हूं, इट इज अबाउट बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशंस जो रॉक बॉटम पे जा रहे हैं, उनके बारे में ग्राउंड रियलिटीज और स्ट्रेटेजी में हमारी क्या चैलेंजेस है उसको कवर करने के लिए जा रहे हैं। सो आज मैं पहला पॉइंट लेके आ रहा हूं कि व्हाट ट्रिगर्ड द रीसेंट अनरेस्ट। तारीख थी 12 दिसंबर 2025 और इस दिन बांग्लादेश का एक स्टूडेंट लीडर जिसका नाम है शरीफ ओसामा हल्दी, ही वॉज एपिसेंटर ऑफ एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, और बांग्लादेश की जो हसीना गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंकने में ये बंदे ने अहम भूमिका निभाई थी। इसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। उसकी ट्रीटमेंट सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में होती है, पर वो बच नहीं सकता है। जब एक्टिंग उनके जो प्रीमियर है मोहम्मद यूनिस, उन्होंने जब इस इंसिडेंट को बताया टीवी चैनल पे आके, तो पहले दोपहर तक तो वो थोड़ी शांति बनी रही, पर जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे बांग्लादेश के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू होना चालू हुआ। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे वहाँ के लोकल मीडिया हाउस, जिसका कोई ऐसा अहम उनका किरदार नहीं था किसी भी तरह से प्रो इंडिया का, हाँ हालांकि वो यूनुस को थोड़ा सा कम वेटेज देते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको जलाया जाए, उनको डैमेज किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को बर्बाद किया जाए। इसके अलावा चिटागोंग जैसे शहर में उन्होंने वहां पर जो इंडियन मिशन था उसके ऊपर ईंटाबारी की, पर कोई नुकसान नहीं हो पाया, और इस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे थे। ये अटैकर्स, ये उनके पास वैसे तो कोई अटैकर्स के पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये इस जो इंसिडेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसमें किसी इंडियन का हाथ था। ये एक साजिश के तहत उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। इसी दौरान ब्लास्फेमी का एक केस और सामने आता है, विच लीड्स टू द कम्युनल टेंशन। ब्लास्फेमी क्या होती है? ये जो साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर अगर तो आप मोहम्मद के खिलाफ या कुरान के खिलाफ कुछ बोलते हो तो उसको ब्लास्फेमी केस के अंडर उसके सामने एक्शन ली जाती है। यही हुआ। वहां पर एक दीपू चंद्रदास नाम का एक युवक था, उसने सिर्फ ये बात बोल दी थी कि हर एक को अपना मजहब फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए। इसको लेकर बवाल मच गया। कुछ लोग आए, वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहां पर उसको आके पीटा और उसको उठा कर ले गए, और इसके वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे, और यहाँ से एक नैरेटिव इंडिया के खिलाफ और तेज होने लगा, जो इनके रिलेशन को, इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन को और नीचे की तरफ लेके आना शुरू हुआ। इसके अलावा पिछले 1.5 साल से एंटी इंडिया प्रोटेस्ट एंड डिप्लोमेसी, इसके तहत ढाका और चिटागोंग जैसे डिप्लोमेटिक मिशंस, वहां पर हमें हमारे मिशंस को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना पड़ा। वीजा इश्यू होने का प्रॉब्लम होने लगा बिकॉज वीजा अवेलेबल नहीं थे, एंड ऑपरेशनल इश्यूज भी होने लगे। इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट या प्रो राइट विंग थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया बांग्लादेश मिशंस के ऊपर। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो उनको दिखाने के लिए था, देयर वाज नो वायलेंस इंडिकेटेड, कि आप जो हिंदुओं के साथ, और वहां पर आई थिंक 7% हिंदू रह चुके हैं,
और धीरे धीरे वो भी पलायन कर रहे, बिकॉज उनके ऊपर जिंदगी और मौत का खतरा मंडरा रहा है। तो ये सब इवेंट देखकर लगता नहीं है कि इन बायलैटरल रिलेशन में कोई ज्यादा गर्माहट बची है। वो धीरे धीरे ये रिलेशंस एक नैया को डुबा रहे हैं और उसका खामियाजा बांग्लादेश को तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में चुकाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट यहां पर आ रहा है, इट इज पोरस बॉर्डर एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसकी वजह से कुछ हादसे होते रहते। इसमें हमारी भी थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है। टीएमसी जो एक बंगाल में एक पॉलिटिकल पार्टी है ममता बनर्जी की, वो एक अपनी वोट बैंक के लिए वो बॉर्डर से, हालांकि बीएसएफ होता है बट हर जगह पर ऐसा मुमकिन नहीं होता है। 950 किलोमीटर की एक बॉर्डर, अभी भी वहां पर फेंसिंग नहीं है, तो वहां पर ह्यूमन स्मगलिंग होती है, कैटल स्मगलिंग होती है, इलीगल इमिग्रेशन होता है एंड उस वजह से रिलेशंस में एक कॉम्प्लिकेशंस आता है। बिकॉज जब ऐसे माइग्रेंट्स जब आ जाते हैं, ऐसे रेफ्यूजीज जब घुस जाते हैं, ऐसे जिनका पास वैलिड वीजा नहीं है वैसे लोग आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक तनाव सी सिचुएशन आती है। उसके बाद उनको पूरे इंडिया में फैलाया जाता है, उनकी पूरी एक सिस्टम होती है, एक नेटवर्क होती है कि किस जो घुसपैठिया आया हुआ है उसको किस स्टेट में भेजना चाहिए, कहाँ उसको डेमोग्राफी को हम उसकी बदल सकते हैं, पूरी एक सिस्टम के तहत काम होता है। ऐसे भी इंसिडेंट सामने हैं जहां पर आर्मी के हमारे जवानों को, बीएसएफ के जवानों को किडनैप कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, और जब हम यहां पर से लोगों को डिपोर्ट करते हैं तो वो टेंशन और बढ़ जाती है। उनको बांग्लादेश में एंट्री नहीं करने देते, वो बांग्लादेशी थे पर उनको भी एंट्री करने नहीं देते। तो इस तरह से एक रीजनल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया जाता है। आप बंगाल में जाके देखोगे ऐसे बहुत सारे शहर है, मालदा के आसपास ऐसे रीजन में जहां पर पूरी तरह से डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। इट इज लाइक 85 to 90% वहां पर आबादी है वो मुसलमानों की है। उसमें जो मुसलमान है उसमें भी इंडियन मुस्लिम से वो कम है, पर बांग्लादेशी मुस्लिम्स वहां पर आ गए। तो ये डेमोग्राफिक कंसर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और ये जो घुसपैठिए है वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वो असम में जाते हैं, वो बंगाल में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, और इस तरह से उनकी पूरी एक नेटवर्किंग की जाती है जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वजह से एसआईआर को बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि एक साथ 12 स्टेट में हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा जो पेट में जो दुख रहा है वो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को, क्योंकि उनको पता है ये एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी वोट बैंक को चोट पहुंचेगी। तो पूरी एडी चोटी का जोर लगा रही है कि एसआईआर वहां पे ना हो, घुसपैठियों को वहां से ना भगाया जाए। मुश्किलें बहुत है, रास्ता कठिन है, पर गवर्नमेंट अपने एंड से इस चीज को ट्राई कर रही है। अब बात कर रहे हैं चिकन नेक, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है विच इज वेरी वनरेबल। ये चिकन नेक इट्स बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। वो एक छोटी सी पट्टी है जहां पर एक तरफ नेपाल और चाइना थोड़ा है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया को कनेक्ट करता है, और इस जगह पर कई बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स है, जो उनकी आवाम है, वो इसको कहती है कि इसको कंट्रोल कर दो। ये कंट्रोल में आ गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफी और पॉलिटिकल सिचुएशन को हम कंट्रोल कर लेंगे, और वो पार्ट को हमारे जो 7 सिस्टर्स है उसको इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। फिलहाल इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव हो चुकी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बहुत ज़्यादा मिलिट्री के इंस्टॉलेशन शुरू हो चुके हैं, गैरिसन्स लगना शुरू हो चुकी है, एंड डेफिनेटली इसको बहुत नाजुक इलाका है तो इसको इंडिया लाइटली नहीं ले रही है, और कोशिश पूरी तरह से की जाती है कि उस इलाके को सेफगार्ड किया जाए। अगला पॉइंट है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस। बांग्लादेश जो अब तक हमारा बच्चा था, हमारा दोस्त था, हमने उनको पाकिस्तान से अलग कराया। वो दौर था बिफोर 1971 जहां पर ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी, वहां पर उतना जुल्म होता था, इतने कांड होते थे, इतने रेप केसेस होते थे। वो सब कुछ भूल के आज बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पाकिस्तान की लैप में जाके बैठ गई है। वापस वो बातें कि किस रीज़न से, अब इस्लाम अकेला रीज़न नहीं होता है, इस्लाम सही भी होता है। इस्लाम में कुछ चीज़ें, इस्लाम में मेरा मतलब है जो इस्लाम फॉलो करने वाले हैं उनके में कुछ बुरे लोग भी हैं,
हर मजहब में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर सिर्फ ऑन रिलीजियस ग्राउंड क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाता है? ये बात एक सोचने वाली है। और अगर तो इस ग्राउंड से जा रहा है तो उनको अपना इतिहास याद करना चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश का एक रिस्पेक्ट किया है, उनके एक डेवलपमेंट में, एक उनके ग्रोथ में मदद की है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, उनके एग्रीकल्चर को लेकर हो, उनके मिलिट्री को हो, उनके वाटरवेज को लेकर हो। हर जगह पर इंडिया ने बांग्लादेश को आज तक सपोर्ट किया है। पर अचानक बांग्लादेश ने अपना रुख बदल दिया है। वो चाइना, वो पाकिस्तान के द्वारा एक हॉस्टाइल नेशन के रोल में आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है टेररिज्म एंड रेडिकल इन्फ्लुएंस। बांग्लादेश के अंदर ये एक ऐसी समस्या है कि धीरे धीरे वो आईसिस की तरफ या उस तरह का डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहां पर जहां रिलीजियस फ्रीडम था, वहां पर जहां पर किसी भी तरह का ऐसा कोई टेंशन नहीं दिखता था, वहां पर अंसुरल्लाह नाम के ऐसे आतंकवादी लोग और संगठन है जो एंटी इंडिया नैरेटिव को चलाते रहते हैं और वो एक रेडिकल रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे लिए ये जो बांग्लादेश है, जो एक ईस्ट पाकिस्तान था, वो पूरी तरह से दूसरा पाकिस्तान खड़ा होने जा रहा है। सो सवाल आता है व्हाट नेक्स्ट। बांग्लादेश में इलेक्शंस हैव बीन अनाउंस्ड इन फरवरी 2026। फिलहाल तो बीएनपी जो शेख हसीना की पार्टी है, उनका मुझे चांस नहीं लगता कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, विच वॉज अ प्रो इंडिया गवर्नमेंट। और जो अवामी मुस्लिम लीग है, जो एंटी इंडिया है, वो पूरी ताकत से अलॉन्ग विथ जो वहाँ पे जिहादी माइंडसेट वाली पॉलिटिकल पार्टियाँ है, वो पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करती है। और अगर तो ये हुआ, इसमें कामयाब हो गया, तो इंडिया के जियोपॉलिटिक्स स्टेबिलिटी को, इंडिया की डिफेंस मैकेनिज्म को, सबको एक नई चैलेंज और चुनौती के साथ इसको मैनेज करना होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर तो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।